तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं भारत में राजनीतिक दलों के बारे में, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। कौन सी राजनीतिक दल हैं जो भारत देश में हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, मुख्य रूप से हम दो तरह के राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ेंगे। एक हो गया हमारा राष्ट्र, जो नेशनल लेवल पे जो होते हैं वो, यानी राष्ट्र के लेवल पे, और एक हो गया जो राज्य के लेवल पे, यानी स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय दल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं दोस्तों। जो विभिन्न राज्य हैं उनमें राष्ट्रीय दलों की अपनी इकाइयां हैं। एक पार्टी जो लोकसभा चुनाव या 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों में कुल वोटों का कम से कम 6% हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है, यानी रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में। अब दोस्तों, जो चुनाव आयोग है, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है, उसके साथ ये सभी जो पार्टियां हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं। और चूंकि ये चुनाव आयोग के द्वारा मान्य होती हैं, तो इनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती हैं और सभी को एक यूनिक इलेक्शन सिंबल, यानी कि एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। जैसे भाजपा का देखे चुनाव चिन्ह तो एक कमल है, और अगर बहुजन समाज पार्टी का देखे तो हाथी है। इस प्रकार से चुनाव चिन्ह उन्हें प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के बारे में लिखा गया है दोस्तों। तो ये जो राष्ट्रीय दल हैं, इनमें से मैं कुछ के बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ। बाकी आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें इनके बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है दोस्तों, इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है और ये दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है। दोस्तों, 1885 में गठित इस दल में कई बार विभाजन हुए हैं। ये दोस्तों जो है 1885 में गठित हुई और इसे एओ ह्यूम ने गठन किया है इसका। अब दोस्तों, आजादी के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई है। जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका आपने नाम सुना ही होगा, वो उनकी अगुवाई में, मतलब उनके लीडरशिप में ये जो दल है, इसने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया और गणराज्य बनाने का प्रयास किया। अब 1971 तक लगातार और फिर 1990 से 1989 तक इसने देश पर शासन किया। आप सभी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा होगा। अब हम आते हैं बहुजन समाज पार्टी पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाथ का पंजा जो है ये इसका इलेक्शन सिंबल, यानी कि इसका चुनाव चिन्ह है। फिर बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं दोस्तों। बहुजन समाज पार्टी जो है वो स्वर्गीय काशीराम जी के नेतृत्व में 1984 में गठन हुआ इसका। और बहुजन समाज, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल है, इनके लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करवाने का दावा बहुजन समाज पार्टी ने किया। यानी कि जितने भी दलित हैं या पिछड़े वर्ग हैं, उनका प्रतिनिधित्व बहुजन समाज पार्टी करती आ रही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, यानी भाजपा की बात करें, तो इसका चुनाव चिन्ह जो है वो कमल है। पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके 1980 में ये पार्टी बनी, यानी 1980 में इस पार्टी को बनाया गया। पहले ये भारतीय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, फिर उसके बाद इसे भारतीय जनता पार्टी का उद्गम हुआ भारतीय जनसंघ में से। फिर भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य है इसका। फिर भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख तत्व है। फिर 1990 के दशक में इसका समर्थन का आधार काफी व्यापक हुआ, यानी कि इसको समर्थन मिलना शुरू हुआ। पहले जो है भारतीय जनता पार्टी उतनी ज्यादा फैली हुई नहीं थी और इसका इतना समर्थन नहीं था। फिर 1990 के बाद से इसको समर्थन मिलना शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य दल। अब दोस्तों, हम राज्य दल यानी कि स्टेट पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। एक पार्टी जो किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल मतों का कम से कम 6% हासिल करती है और कम से कम 2 सीटें जीतती है, उसे राज्य या क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है, यानी स्टेट या रीजनल पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। यहाँ पे भारत देश का नक्शा बना हुआ है और यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो अलग अलग राज्य जो हैं उनमें एरो बना के यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस राज्य में कौन से राज्य दल हैं जो काफी फेमस है।
तो जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में काफी फेमस है। फिर अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और इंडियन नेशनल लोक दल जो है वो काफी प्रचलित है, यानी कि फेमस है। फिर राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां, अब ये जो है ये हम अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों कि क्या क्या चुनौतियां हैं जो राजनीतिक दलों को जिनका सामना करना पड़ता है। तो पहली चुनौती दोस्तों ये है कि पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देती हूँ एक बार, पार्टी के भीतर फिर दूसरी चुनौती यहाँ पे दोस्तों ये है, पहले मैं पहली चुनौती के बारे में अच्छे से आपको बता देती हूँ। कई बार दोस्तों ये है कि पार्टी जो है उसमें सारी की सारी सत्ता एक ही नेता के पास चली जाती है और जो एक साथ में डिसीजन आता है वो नहीं सुना जाता है। जो छोटे छोटे लीडर्स हैं, छोटे छोटे नेता हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं और एक ही जो नेता है उसके पास ही सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है, मतलब निर्णय लेने की शक्ति आ जाती है। फिर हम दूसरी चुनौती के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो काफी जो पार्टियां हैं उनमें जो ऊंची पोजीशंस हैं, जो ऊंचे पद हैं, उसमें एक ही परिवार के लोग जो हैं वो बैठे चले आ रहे हैं। मतलब चाहे वो राष्ट्र के लेवल पे देखें, हम राज्य के लेवल पे देखें, एक ही परिवार जो है उसके लोग जो है अपना बैठे रहते हैं सत्ता में। तो काफी पार्टियों में जो टॉप पोजीशंस यानी काफी पार्टियों में ऊंचे स्तर पर केवल एक परिवार के लोग। फिर ऐसे में दोस्तों होता ये है कि अगर एक ही परिवार के लोग सत्ता में आते रहते हैं तो बाकी जो लोग हैं उनको मौका ही नहीं मिल पाता है और डिफरेंट पॉलिसीज अगर वो लाना चाहें, अलग अलग नीतियां लाना चाहें, अलग सुझाव देना चाहें तो वो नहीं आ पाते हैं। फिर हम तीसरी दिक्कत की चुनौती की बात करें अगर तो वो है पैसा और जो अपराधी लोग हैं उनका राजनीति में आना। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता था कि जितने भी राजनीतिक दल थे, क्योंकि उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसों की जरूरत होती थी, तो वो ऐसे उम्मीदवारों के पास जाते थे जिनके पास खूब सारा पैसा हो, या फिर ऐसे में कई बार वो ऐसे लोगों के पास भी चले जाते थे जिनके पास्ट में कुछ अपराध हुए हों या अपराधी हो वो, लेकिन उनके पास पैसा बहुत सारा है इसलिए उनको उम्मीदवार बना दिया जाता था। ऐसे में काफी घोटाले वगैरह भी होते थे। तो अब जो है इसके चीज में चेंज आ गया है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। पैसा और अपराधी लोगों की भूमिका। फिर यहाँ पे हम चौथे चुनौती के पास आते हैं दोस्तों, तो वो है कि पार्टियों के बीच बीच विकल्पहीन होना। क्योंकि दोस्तों आजकल जो इतनी सारी पार्टियां सामने आ रही हैं तो कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं दो पार्टियों की या किन्हीं तीन पार्टियों की जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैं वो काफी सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं वो विकल्पहीन हो जाते हैं कि वो किस पार्टी को मत दें या किस पार्टी को सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों में सुधार के हालिया प्रयास। अब दोस्तों राजनीतिक दलों में ये जो चुनौतियां थी, इनमें सुधार लाने के लिए कुछ प्रयास किए गए, कुछ एफर्ट्स लिए गए। तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला ये एफर्ट लिया गया, ये प्रयास किया गया कि निर्वाचित सांसदों और विधायकों के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। यानी डिफेक्शन, दल बदल के बारे में आपको बताती हूँ मैं दोस्तों। कई बार ऐसा होने लग गया था, बहुत ज्यादा ऐसा होने लग गया था कि कोई भी अगर नेता है तो वो रातों रात अपना दल बदल लेता था, मतलब एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में चला जाता था। तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी।
इसलिए डिफेक्शन यानी दल बदल को रोकने के लिए संविधान में चेंज यानी अमेंडमेंट लाया गया, संशोधन किया गया। फिर दूसरी जो इन्होंने प्रयास किया वो ये था कि संपत्ति और लंबित मामलों की घोषणा करने वाले शपथ पत्र पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी किया गया, यानी एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट जो है, जितने भी लोग हैं जिनको अगर उम्मीदवार बनना है या चुनाव में खड़े होना है, तो उनको पहले एक डॉक्यूमेंट, उन्हें दस्तावेज देने होंगे कि वो पहले किसी भी अपराधों में इन्वॉल्व नहीं थे या फिर किसी भी गलत मीन्स से वो नहीं आ रहे हैं। तो इन सब का इनको शपथ पत्र देना पड़ता था सुप्रीम कोर्ट को। चुनाव आयोग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने को अनिवार्य करने का आदेश दिया है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न, सारी पार्टीज को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तभी वो मान्य होंगी। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि और क्या सुझाव दिए गए हैं राजनीतिक दलों के सुधार के लिए। राजनीतिक दलों के आंतरिक मामलों को विनियमित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। हमने पढ़ा कि काफी इंटरनल अफेयर्स जो हैं उसमें इंटरनल प्रॉब्लम्स आ रही थी हमारे राजनीतिक दलों में, तो इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको विनियमित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया गया है। राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में जरूर टिकट दे, यानी करीब 1/3, जैसे कि हमने पंचायत के बारे में देखा कि पंचायत जो है वो 1/3 रिजर्वेशन देता ही है औरतों को, तो उसी प्रकार जो हमारे राजनीतिक दल हैं उसमें महिलाओं का काफी कम प्रतिनिधित्व है, इसलिए उनको कम से कम 1/3 टिकटें महिलाओं को देनी ही चाहिए। फिर चुनाव में खर्च सरकार उठाए। फिर ऐसा बोला गया कि जितने भी खर्चे आ रहे हैं वो चुनाव में जितने भी खर्चे आ रहे हैं उनका खर्च सरकार उठाए, और चाहे वो काइंड में करे या कैश में करे। काइंड में मतलब पेट्रोल दे दे या फिर कागजात प्रोवाइड कर दे, और फिर कैश तो आपको पता ही है दोस्तों। और ये सब जो है इस चीज पे डिपेंड करेगा कि पिछले चुनाव में कितने वोट उस पार्टी को मिले थे। फिर यहाँ पर एक कार्टून आ गया दोस्तों, तो ये जो कार्टून है ये दर्शा रहा है कि कैसे जो लोकतंत्र में राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं को सुधरने की चुनौतियां हैं, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये जो है ये आलस दिखा रहे हैं कि क्या ही बदलाव लाना या क्या ही सुधरना, ठीक है चला आ रहा है, जैसे चला सब कुछ चला आ रहा है पहले से वैसे ही चलते रहेगा। लेकिन इलेक्शन कोड, यहाँ पे एक कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड किया गया, जो मैंने आपको बताया कि चेंजेस लाए गए कि अफिडेविट यानी दस्तावेज देने पड़ेंगे और डिफेक्शन नहीं कर सकते, दल बदल नहीं कर सकते, इन सबको फॉलो करना पड़ेगा इन नेताओं को, लेकिन ये नेता जो है ये अलसा रहे हैं इस सबको फॉलो करने से। फिर हम दोस्तों अपने प्रश्नों पर आ जाते हैं। तो पहला प्रश्न ये है दोस्तों कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। तो दोस्तों राजनीतिक दल की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं वो हमने पढ़ा था। भूमिकाएं यानी कि क्या क्या कार्य होते हैं, तो मैं एक बार यहाँ पे आपको फिर से लिख देती हूँ। पहला हमने ये पढ़ा कि चुनाव लड़ना, दूसरा हो गया नीतियां और कार्यक्रम बनाना यानी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बनाना। फिर तीसरा हो गया कानून बनाना। चौथा हो गया सरकारें बनाना यानी सरकार में सत्ता में आना और चलाना। फिफ्थ यहाँ पे आ जाता है विपक्ष की भूमिका यानी कि ऑपोजिशन का क्या रोल है। छठा यहाँ पे आ जाता है जनमत को आकार देना। और आखिरी यानी कि सातवीं भूमिका जो है, कार्य जो है वो ये है कि सरकारी मशीनरी तक पहुंच प्राप्त करवाना, तक पहुंच। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। अच्छे से एक बार डिटेल में और पीछे जाके देख लीजिएगा आप, मैंने पॉइंट्स लिखे थे। और फिर दूसरा प्रश्न ये है दोस्तों कि राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं, यानी किन चुनौतियों का राजनीतिक दलों को सामना करना पड़ता है। हमने पढ़ा था दोस्तों अभी पहली चुनौती ये है कि आंतरिक लोकतंत्र का ना होना।
दूसरी है पारिवारिक राज। पारिवारिक राज के बारे में हमने पढ़ा था कि जो चला आ रहा है। फिर तीसरी है पैसा और अपराधी यानी इनका रोल। और चौथी है विकल्पहीनता यानी उनके सामने कोई भी चॉइसेस या विकल्प ना होना लोगों के सामने। फिर तीसरा प्रश्न है राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दें। तो हमने दोस्तों अभी अभी राजनीतिक दलों के क्या क्या सुझाव हैं, सुझावों के बारे में पढ़ा था। तो उनमें से आप कुछ भी कोई भी सुझाव जो है वो बता दीजिएगा। मैं एक बार पीछे ले जाके आपको दिखा देती हूँ। ये सुझाव यहाँ पे दिए हुए हैं दोस्तों, 1 2 3 सुझाव हैं। इनको ही आप एज इट इज लिख सकते हैं या अपने आपके पास भी कोई सुझाव है तो वो आप दे सकते हैं। चौथे प्रश्न है राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है। तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा था दोस्तों कि राजनीतिक दल का अर्थ आखिर होता क्या है। मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि राजनीतिक दल यानी लोगों का एक समूह साथ आकर एक समूह बनाना ताकि वो चुनाव लड़ें और सत्ता में सरकार बनाए। चलिए फिर पांचवा प्रश्न है किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। तो क्या क्या गुण होते हैं राजनीतिक दलों के, हम इसके बारे में आपको बता देते हैं। फर्स्ट हो गया कि सदस्य जो हैं जिनके हित एक जैसे हों वो राजनीतिक दल का एक हिस्सा होते हैं। फिर दूसरा है ऐसी नीतियां बनाना जो नागरिकों के हित में हो। और तीसरा है इसके 3 प्रमुख हिस्से। हमने 3 प्रमुख हिस्सों के बारे में पढ़ा था। पहला था नेता, दूसरा जो सदस्य हैं यानी एक्टिव मेंबर्स, और तीसरा था जो फॉलोअर्स हैं यानी कि समर्थक। ये हमारा 5वें प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है दोस्तों चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, हमने अभी अभी पढ़ा, इसे राजनीतिक दल कहते हैं, दल कहते हैं। ठीक है। फिर 7वां प्रश्न है सूची को सूची के साथ सुमेलित करें यानी मैच करना है। दोनों तरफ जो अलग अलग सूचियां दी गई, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो सबसे पहला हमारा दिया गया है, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा ABCD। तो 1 2 3 4 ये उत्तर यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ। तो पहला क्या है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हमने पढ़ा था दोस्तों कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन इसका हिस्सा है, मतलब इसने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन बनाया था। ये कौन सा वाला हो गया होगा, फर्स्ट के लिए सी यहाँ पे है। फिर सेकंड वाले के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा, इसने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाया, तो ये आ जाएगा ए। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, देखिए इसमें से किस में उसको जोड़ सकते हैं हम दोस्तों, यानी वाम मोर्चा लेफ्ट फ्रंट, ये हो गया डी। और अगर हम तेलुगु देशम पार्टी की बात करें तो यह है क्षेत्रीय दल यानी रीजनल पार्टी।
तो ये हो जाएगा हमारा बी। तो 1 2 3 4 इसका आ जाएगा CADB आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है, यानी किसने बहुजन समाज पार्टी को की स्थापना की थी? तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की। एक बार देखिए ढंग से पढ़ के। काशीराम, साहू महाराज, B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले। तो काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी, वो अब नहीं रहे, तो स्वर्गीय काशीराम जी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो क्या है भारतीय जनता पार्टी का? बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, समग्र मानवता या आधुनिकता? तो दोस्तों इसका जो सबसे प्रेरक सिद्धांत है वो है समग्र मानवता। आगे बढ़ते हैं। पार्टियों के बारे में निम्नलिखित कथन पर गौर करें। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं अ ब स कौन से हैं। राजनीतिक दलों पर लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है, तो हमने पढ़ा था, हाँ ये सही है, तो ये भी सही है। और दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटाले की गूंज सुनाई देती है, ये भी सही है दोस्तों। सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना जरूरी नहीं है। हमने दोस्तों पढ़ा था कि सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना बहुत जरूरी है। पार्टी जो है यानी राजनीतिक दल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। इसलिए इन कथनों में से कौन से सही है? तो इनमें से अ और ब सही है, ये सही है। अब इसी प्रकार से हमारा अध्याय जो है दोस्तों उसका अंत हो चुका है। हम एक बार फिर से दोहराते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो आइए दोहराते हैं। दोस्तों हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि राजनीतिक दल आखिर होता क्या है, और हमने एक वीडियो देखा था कि किस प्रकार से जो लोग हैं उन्हें संविधान के बारे में या कानूनों के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन उन्हें राजनीतिक दलों के बारे में जरूर पता होगा। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि किस तरह की प्रणालियां होती हैं अलग अलग। एक होता है हमारी एक दलीय प्रणाली या दो दलीय प्रणाली, और भारत देश में मल्टी पार्टी सिस्टम यानी कि बहुदलीय प्रणाली चलती है। फिर आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि स्थापित दलों को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कहा जाता है। 2019 में देश में 7 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल थे। तो हमने देखा कि जो भी स्थापित दल हैं उनको चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, उन्हें मान्यता दे देता है, तो उन्हें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कहा जाता है। फिर लोकसभा पर राज्य विधानसभा चुनावों में प्राप्त मतों के हिस्से के आधार पर पार्टियों को राष्ट्रीय या राज्यीय दल कहा जाता है। उसमें परसेंटेज वगैरह के बारे में हमने पढ़ा कि कौन सी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय बनेंगी और कौन सी जो है वो राज्य या फिर रीजनल पार्टीज बनेंगी या क्षेत्रीय पार्टीज बनेंगी। फिर हमने डिफेक्शन के बारे में पढ़ा और मतलब दल बदल के बारे में, और हमने दस्तावेजों के बारे में पढ़ा कि अब जरूरी हो गया है कि आप दस्तावेज दें कि आप किसी भी क्रिमिनल केसेस में या अपराधी कार्यों में शामिल नहीं थे। फिर हमने देखा कि राजनीतिक दलों और नेताओं को भी संपत्ति और लंबित मामलों यानी पेंडिंग केसेस, यही मैंने आपको अभी बताया, इसकी घोषणा करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। फिर उन्हें आयकर रिटर्न जो है वो देना होगा टाइम टू टाइम। ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने नया वो लागू किया था। राजनीतिक दल अपने खामियों के बावजूद लोकतंत्र का सबसे स्पष्ट संकेत है। लोकतांत्रिक सरकार में अपनी भूमिका को बनाए रखने के लिए और अधिक सुधार के लिए आवश्यकता है। राजनीतिक दलों की काफी आवश्यकता है। फिर इसी प्रकार से दोस्तों हमारे अध्याय का अंत होता है। आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया हो। धन्यवाद।